सर, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार से जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इतिहास यानी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। मतलब जितने सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम टॉपिक वाइज पहले थ्योरी बताते हैं, उसके बाद हम उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्योत्तर काल का थ्योरी जो है वह हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने देखा था कि मौर्य काल के बाद यानी मौर्य काल के बाद जो समय होगा उसी को हम कहेंगे मौर्योत्तर काल। तो मौर्य काल के बाद मगध जो है छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, बट जाता है, और उसके बाद कोई भी योग्य शासक नहीं रह जाता है, जिसके कारण विदेशी आक्रमणकारियों को भारत जो है एक अवसर की तरह दिखाई देने लगता है। और मौर्य काल के बाद भारत पे जो है टोटल कितना आक्रमण होता है, तो भारत पे टोटल 4 आक्रमण होता है। कितना आक्रमण होगा, तो भारत पे टोटल 4 आक्रमण होता है। क्लियर है? भारत पे कितना आक्रमण होगा, 4 आक्रमण, जिसको जो हमें ट्रिक से हमने याद रखा था ISPK। ठीक है, ISPK। आई का मतलब हो गया आपको इंडो ग्रीक, एस का मतलब हो गया आपको शक, पी का मतलब हो गया पहलव, और के का मतलब हो गया कुषाण। तो यानी कि इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन के बारे में, शक वंश के बारे में, पल्लव वंश के बारे में, कुषाण वंश के बारे में हमने पढ़ा था। यानी कि ये मौर्योत्तर काल का ये 4 वंश था, यानी 4 आक्रमणकारी। इसके बाद हमने जो है वह गुप्त काल के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, गुप्त काल के बारे में भी हमने थ्योरी डिटेल से हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें हमने देखा था कि गुप्त काल का जो है वह कौन कौन से शासक थे, जिसमें हमने ये भी समझा था कि गुप्त काल में का संस्थापक कौन था, साथ ही साथ इसमें जो है कितने शासक थे, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक कौन था जिसका नाम समुद्रगुप्त था। तो ये सभी हम डिटेल में पढ़ चुके थे। अगर आपने हमारा थ्योरी का क्लास नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के पहले थ्योरी का क्लास देखिए, उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत ही आसान लगेगा, और आपको समझ में भी आएगा कि जो है वह किस टाइप का और किस लेवल तक के जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम आज प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न आया हुआ है मौर्योत्तर काल का, उसको हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। ठीक है, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यानी 4 ठो वंश दिया हुआ है, जिसमें आपको पेशवा वंश है, दूसरा राष्ट्रकूट वंश है, तीसरा सातवाहन वंश है, चौथा आपको पांड्य वंश है। तो इन 4 राजवंशों में करे किस भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले, मतलब जो राजवंश है जो उसके शासक होंगे उस शासक के चित्र वाले जो है वह क्या जारी किए थे, सिक्के जारी किए थे। ठीक है, सिक्के जारी किए, यानी सिक्कों में क्या था, वो शासक का जो है वो आपको चित्र बना हुआ था। क्लियर है? शासक का क्या बना हुआ था, आपको चित्र बना हुआ था। क्लियर है? तो कौन सा राजवंश था? यह प्रश्न आया आपको रेलवे एनटीपीसी 8 फरवरी 2021 का प्रश्न है, सेकंड सीट में आया हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन था पेशवा वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश और पांड्य वंश। देखिए, जब हम आपको गुप्त काल पढ़ा रहे थे, ठीक है, गुप्त काल के पहले अपने जब मौर्योत्तर काल हमने पढ़ा था, तो मौर्योत्तर काल के में जो है उसके पहले हमने आपको एक पढ़ाया था सातवाहन वंश। ठीक है, आपको याद है सातवाहन वंश? तो सातवाहन राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। क्लियर है? शासकों के चित्र वाले जो है वह सिक्के जारी कौन किया करेगा, तो सातवाहन वंश। याद है या भूल गए? ठीक, और ये भी बोल रहा है कि भारतीय राजवंश होगा, तो ये ISP के तो होगा ही नहीं, ये तो भारत के बाहर से आए थे। तो भारतीय राजवंश ने जो है शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। कौन किया था, तो सातवाहन वंश जो है वह चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। सातवाहन शासकों द्वारा जो है सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम जो है वह शीशे का सिक्का चलाया गया था। याद है? शीशे का सिक्का जो है वह सातवाहन वंश के समय में काफी ज्यादा प्रचलित था। मयूर शैली का सिक्का सातवाहन वंश में चलाया गया था। क्लियर है? तो सातवाहन शासकों द्वारा जो है सर्वप्रथम शीशे का सिक्का जारी किया गया, मयूर शैली का सिक्का जारी किया गया। ठीक है, जिसमें मोर का चित्र बना हुआ था। इसके अतिरिक्त उन्होंने चांदी, तांबा, कांसा इत्यादि के भी सिक्के चलाए। तो सातवाहन वंश की स्थापना जो है वह किसने किया था, तो सातवाहन वंश का स्थापना करेंगे सीमुक के द्वारा किया गया था। किसने किया था, तो सीमुक के द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी। और इसकी राजधानी जो थी वो राजधानी कहाँ थी, तो राजधानी जो है वह प्रतिष्ठान थी। ठीक है, प्रतिष्ठान।
प्रतिष्ठान कहाँ है आपको? मध्य प्रदेश में आएगा, यानी एमपी में। बस एमपी या महाराष्ट्र, प्रतिष्ठान आपको मध्य प्रदेश में ही है। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो है, देखिए आप ऐसे मत समझिए कि प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन तो एक ही क्वेश्चन सॉल्वर, जी नहीं, हम आपको जो है इसमें पूरा डिटेल समझाते हैं, तो वो एक क्वेश्चन से जो इर्द गिर्द जितने क्वेश्चन होंगे वो भी आपको क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, तो क्लास को पूरा देखना है। चलिए, यानी समझ में आ गया कि सातवाहन वंश के जो शासक जो है वो अपने चित्र वाले सिक्के जो है वह जारी किए थे, और इस सातवाहन वंश का जो है संस्थापक कौन था? तो सिमुक था, और इसकी राजधानी जो आपको प्रतिष्ठान थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? सही नहीं है, यानी कि नेगेटिव प्रश्न है। ऑप्शन कह रहा है कि बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, यानी कि जो भी बौद्ध धर्म ग्रंथ थे, हमने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म ग्रंथ जो आपको जातक ग्रंथ था, इसमें आपको त्रिपिटक पुस्तक थे, जिसमें आपको सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक था। क्लियर है? जातक ग्रंथ में जो महात्मा बुद्ध के 200 पुनर्जन्म की कहानियां थी। क्लियर है? तो बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है उसकी भाषा क्या थी? क्या पाली भाषा में लिखे गए थे? ऑप्शन दूसरा कह रहा कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। तीसरा ऑप्शन कह रहा कि उपगुप्त ने शासक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। उपगुप्त ने जो है अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि चरक जो है वह गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। यह प्रश्न पूछा हुआ आपको रेलवे एनटीपीसी 17 फरवरी 2021 का प्रश्न है, सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसमें से 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपको सत्य नहीं है, यानी कि सही नहीं है, यानी वो गलत है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें पहले ऑप्शन में, तो बौद्ध जितने धर्म ग्रंथ थे वो सारे बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है वो आपको पाली भाषा में ही लिखे गए थे, क्योंकि उस समय के जो पाली भाषा में मतलब उपदेश भी पाली भाषा में ही देते थे, और साथ ही साथ धर्म ग्रंथ भी जो है वो क्या थे? पाली भाषा में ही लिखे गए थे। तो ये तो बिल्कुल सही है हमारा। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है, यानी जो गलत रहेगा वही आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में हुआ था, बिल्कुल सही, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वह नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। बात समझ में? यानी गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी स्थित मतलब लुम्बिनी जगह में आपको हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह भी बिल्कुल सही है कि उपगुप्त ने ही जो है अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है वह दी थी, और इसे जो है वह बौद्ध धर्म मतलब कि क्योंकि देखिए ये क्या होते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद जो है इनका मन बहुत विचलित होने लगता है। तो इनका एक भतीजा होता है, यानी कि अशोक का भतीजा होगा जिनका नाम होगा निग्रोध। ठीक है, क्या नाम रहता है? निग्रोध। या निग्रोध कहते हैं कि आपके जो है आपका मन जो विचलित हो रहा है उसको शांत करने के लिए आपको जो है बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए। ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए। तो ये जो है निग्रोध जो है मिलवाते हैं किसके साथ? आपको उपगुप्त के साथ मिलवाते हैं। तो और यही उपगुप्त जो है वह अशोक को जो है बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित भी करेगा, साथ ही साथ बौद्ध धर्म की शिक्षा भी आपको अशोक को देगा। और जब अशोक बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद हमेशा के लिए युद्ध नीति को त्याग देगा, और उसके बाद जो है धर्म घोष की नीति को अपना लेगा। ठीक, कौन सी नीति को अपनाता है? तो धर्म घोष की नीति, यानी कि भैरी घोष को छोड़ेगा और धर्म घोष की नीति अपनाएगा, और कभी भी जो है वह फिर युद्ध नहीं करता है। बात समझ में आया? तो उपगुप्त ने ही जो अशोक को क्या किया था? बौद्ध धर्म अपनाने के प्रेरित भी किया दिया था, और इसको शिक्षा भी दिया था। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि चरक जो है वह गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। जी नहीं। ठीक है, चरक जो है वह गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक नहीं थे। गौतम बुद्ध के जो निजी चिकित्सक जो थे, यानी कि निजी चिकित्सक, इनका नाम क्या था? ठीक है, गौतम बुद्ध के जो निजी चिकित्सक थे उनका नाम था जीवक। ठीक है, हमने आपको बताया भी था। ठीक है, गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक का नाम क्या था? जीवक नाम था। क्लियर है? यानी ये गलत है। और चरक जो थे वह कुषाण शासक कनिष्क के राज वैद्य थे। ठीक है, कनिष्क के क्या थे? चरक जो है वह आपको कुषाण वंश के शासक कनिष्क, कनिष्क के क्या थे? कनिष्क के राज वैद्य थे, मतलब उनके राजमहल में जो है वैद्य का काम कर रहे थे। राज वैद्य कहने का अर्थ यह है कि
मतलब जो भी राजा रानी महारानी मतलब जो बड़े राज्य परिवार के जो लोग होंगे, अगर उनका तबीयत खराब होता है या किसी प्रकार की बीमारी होती है तो उनका इलाज जो है जो करेंगे वैद्य, उन्हीं को कहा जाएगा राज वैद्य। ठीक है, तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क, यानी कुषाण कुषाण वंश के शासक कनिष्क क्या थे, राज वैद्य थे चरक। और गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक जो है वो कौन, क्या नाम था उनका, जीवक नाम था। यानी कि आंसर कौन हो जाएगा, तो आंसर जो होगा आपको डी ऑप्शन आंसर है, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सत्य नहीं है, तो यह सत्य नहीं है। गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक का नाम जीवक था और चरक जो थे वो कुषाण वंश के कनिष्क के क्या थे, राज वैद्य थे। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि कनिष्क किस वंश से संबंधित था। अभी हमने आपको बताया कि कनिष्क जो है वह किस वंश से संबंधित रहेगा, तो कनिष्क जो है आपको ऑप्शन दे रहा है चोल वंश, पल्लव वंश, कुषाण वंश या मौर्य वंश। प्रश्न देखिए कितना आता है आपको, रेलवे जेई का प्रश्न है और कितना इजी इजी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। बात समझ में आया। तो कनिष्क जो है वह किस वंश से संबंधित है। अगर आपने हमारा थ्योरी का क्लास नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के थ्योरी का क्लास देखिए, क्योंकि थ्योरी में हमने जो है सीक्वेंस से आपको सारी चीजें एकदम आम बोलचाल की भाषा में हमने आपको समझाया। ठीक है, तो आप क्लास अगर थ्योरी क्लास देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा और क्वेश्चन जो है आपको आसान है। तो आपको रटना है तो रटिए, आप रटिएगा फिर भूलिएगा। तो इसलिए आपको सीक्वेंस समझना जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री में जो है क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन किया, और इस राजा के बाद कौन राजा था, आखिर ये राजा था तो इसकी मृत्यु क्यों हुई, कौन किया मृत्यु, यही सब जो है आपको क्यों क्या कैसे का जवाब अगर आप सोच पाते हैं तो आपको हिस्ट्री जो है बहुत ही क्या लगेगा, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा। क्लियर है। तो चलिए कनिष्क जो है वो किस वंश से संबंधित था, तो कनिष्क जो है आपको वह कुषाण वंश से संबंधित था। किस वंश से संबंधित था, कुषाण वंश से संबंधित था। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। देखिए कितना इजी प्रश्न जो आपको रेलवे जेई में पूछा जाता है। ठीक है, आरआरबी जेई मतलब रेलवे जूनियर इंजीनियर, जिसका भी फॉर्म भी आया हुआ है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि मौर्य काल के बाद जो है भारत में जो है टोटल 4 आक्रमण होते हैं। ठीक है, जिसको हम एक ट्रिक से याद रखे थे, ISPK। आई का मतलब हो गया इंडो ग्रीक, एस हो गया शक, पी से हो गया पहलव और के से हो गया कुषाण। यानी कि ये आपका कुषाण वंश जो है वह भारत में जो है वह चौथा आक्रमण किया था। ठीक है, चौथा आक्रमण क्रम में चौथा हो जाएगा। तो कुषाण मौर्योत्तर काल में जो है भारत में आक्रमण करने वाला अंतिम शासक बोले या चौथा शासक जो है कुषाण वंश ही था। ये आए कुषाण आए कहाँ से थे, ठीक है चलिए थोड़ा हम रिवाइज करा देते हैं। ये आए थे आपको मध्य एशिया से। कहाँ से आएंगे ये सभी हमने आपको डिटेल से बताया। ठीक है, ये आया था आपको मध्य एशिया से। साथ ही साथ जो है मध्य एशिया में जो यूची कबीला वाला जो 5 भागों में बटा हुआ था, उन्हीं 5 भागों में ही जो है एक कौन था, कुषाण था। क्लियर है। यानी कुषाण वंश के क्षेत्र जो है वह मध्य एशिया के मतलब अनुदरिया नदी से लेकर के गंगा के दौरन तक जो है आपको इसका क्षेत्र था। ठीक है, अब बात कीजिएगा कि कुषाण वंश का जो है संस्थापक कौन था। ये तो कनिष्क तो संस्थापक नहीं था, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक में जो है वह कनिष्क था। लेकिन इसका अगर संस्थापक पूछ दिया कि संस्थापक कौन था, ये हमने आपको बताया है। तो इनका संस्थापक का नाम था कुजुल कडफिसस। ठीक है, कौन था, ये पहला हो जाएगा, पहला शासक, और इनका नाम था कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस। ठीक है, कुजुल कडफिसस। इसका दूसरा शासक जो होगा वो आपको भीम कडफिसस था। उनका नाम क्या था, भीम कडफिसस। बात समझ में आया। और तीसरे शासक जो होंगे वह होंगे आपको ये कनिष्क। तीसरे शासक कौन होंगे, कनिष्क होंगे। बात समझ में आया। तो कुषाण वंश का जो है वो प्रथम संस्थापक जो कौन हो जाएगा, कुजल कडफिसस। दूसरा शासक जो होगा भीम कडफिसस, और कनिष्क जो है वह इसके तीसरे शासक होंगे। बात समझ में आया, क्या में शासक होंगे, तीसरे शासक होंगे। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली शासक होता है कौन, कनिष्क होता है। क्लियर। और इसने जो है जब ये राजा बनता है तब जो है वो 78 ईस्वी में जो है ये राजा बनेगा। और 78 ईस्वी में राजा बनने के उपलक्ष्य में जो है एक कैलेंडर को जो है वह जारी करता है। और उस कैलेंडर को जो है क्या कहा जाता है, तो उस कैलेंडर को जो है वह शक संवत कहा जाता है। कौन सा संवत, शक
संवत। संवत का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया था। संवत का मतलब होता है आपको, ठीक है, कैलेंडर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, कैलेंडर। तो 78 ईस्वी में जो है वह शक समय यानी शक कैलेंडर को जो किसने जारी करेगा, तो आपको कनिष्क जो है वह जारी करेगा। ठीक है। इसने अपनी राजनीति की राजधानी जो है पेशावर को बनाता है, जबकि सांस्कृतिक राजधानी तक्षशिला को बनाता है। ये भी हमने आपको बताया था। कनिष्क ने जो है पाटलिपुत्रा पर आक्रमण करते हैं और महात्मा बुद्ध का, ठीक है, क्या लेके चला जाएगा, भिक्षा पात्र लेके चला जाएगा। यानी कि जिसमें महात्मा बुद्ध जो है भिक्षा मांगते हैं, उसी भिक्षा पात्र को ही अपने साथ लेके चला जाता है। साथ ही साथ वहां से जो है वह अश्वघोष को भी जो है कनिष्क अपने साथ लेके चला आता है। यानी कि एक विद्वान रहेगा, वो उसको भी अश्वघोष नाम होता है उनका, उनको भी अपने साथ लेकर आता है और अपने दरबार में जो है उन्हें राजकवि का जो है दर्जा यह देते हैं। क्लियर है। अच्छा, कनिष्क आपको किसको लेके आएंगे, अश्वघोष, लिख लीजिए। तो ये सब तो डिटेल से पढ़ाया है। कनिष्क से इंपॉर्टेंट और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये पॉइंट है। तो कनिष्क जो है, कनिष्क के शासन काल में ही जब वो कश्मीर के कुंडल वन में, कहाँ पे, कुंडल वन में, यानी कश्मीर के कुंडल वन में क्या होता है कि चौथा बौद्ध संगीति होती है। ठीक है, क्या हो जाएगा, चौथी बौद्ध संगीति होगी। याद आ रहा है कुछ, चौथी क्या होगी, बौद्ध संगीति होगी। बात समझ में, यानी चौथी बौद्ध संगीति कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में जो है कनिष्क के शासन काल में ही आपको कराई जाती है। ठीक है। और इस सम्मेलन के जो उपाध्यक्ष मतलब अध्यक्ष होंगे वह कौन होते हैं, यही अश्वघोष होते हैं। ठीक, और उपाध्यक्ष के रूप में आपको वसुमित्र होंगे। बात समझ में आया। तो ये आपको जो है वह कनिष्क से जो है आपको इंपॉर्टेंट चीज जो हमने आपको रिवीजन करा दिया है। बाकी अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, वहां पर हमने डिटेल से समझाया। तो यानी कनिष्क जो है किस वंश से संबंधित था, तो यानी कुषाण वंश से संबंधित रहेगा, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कनिष्क जो है वो डैश वंश का सम्राट था। कनिष्क जो है वह किस वंश का सम्राट था। तो कनिष्क जो है वह किस वंश का सम्राट था, अभी हमने आपको पीछे समझाया। ठीक, और यह रेलवे जेई का प्रश्न है। तो आपको किस वंश का सम्राट रहेगा, तो कुषाण वंश का सम्राट रहेगा। और ये कुषाण वंश वाले लोग कहाँ से आए थे, तो ये आए थे आपको मध्य एशिया से आए थे। जो यूची कबीला में जो 5 यूची कबीला वाले लोग थे, उसी में से एक था आपको कौन, कुषाण वंश। और इसका कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कुजुल कटफिसस। इसके बाद शासक कौन बना, भीम कटफिसस। और उसके बाद सबसे शक्तिशाली सबसे प्रतापी शासक बने थे कनिष्क। तो अगर प्रश्न आता भी है तो आपको कनिष्क से ही आएगा। और यह कनिष्क जो है वह कब राजा बना था, अभी हमने आपको पीछे बताया, तो 78 ईस्वी में जो है आपको क्या बनेगा, राजा बनेगा। और इसी के उपलक्ष्य में जो है एक शक संवत कैलेंडर का जारी करता है। और यही शक संवत कैलेंडर जो है वह भारत सरकार के द्वारा जब आज़ादी मिल जाती है, तो उसके बाद जो है इस शक संवत यानी एक आपको अंग्रेजी कैलेंडर जो देखते हैं अभी, उसको कहा जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। और उस ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ ही जो है आपको शक संवत को भी जो है भारत सरकार ने क्या किया था, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप का दर्जा इसको दिया गया था। शक संवत जो आपको पंडित लोग जो पंचांग देखते हैं ना, ग्रह नक्षत्र, आपको शक संवत से ही देखते हैं। ठीक है, तो इसको जो आपको 22 मार्च, ये आपको नोट कर लीजिएगा, 22 मार्च 1957 ईस्वी को, ठीक है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में जो है प्रयोग होने लगा। ठीक है, शक संवत भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में, चलिए नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में। ठीक है, कैलेंडर के रूप में क्या करने लगा, प्रयोग होने लगा। ठीक है, राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में क्या होगा, प्रयोग होगा। बात समझ में आया। तो कनिष्क जो है किस वंश का सम्राट रहेगा, तो कुषाण वंश का जो है सम्राट होगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न, इतना ही कनिष्क से जो है आसपास में पूछ सकता है। अगर और डीप जाएगा तो अगर प्रश्न आता है तो और डीप भी हम आपको बताते चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि शक युग यानी कि शक ईरा आरंभ हुआ था कब। ठीक है, यानी कि शक शासक जो है वह कब आरंभ हुआ था। ठीक है, तो शक ईरा जो है, ठीक है, शक ईरा यानी शक युग जो है वह कब आरंभ हुआ था। ठीक है, ऑप्शन कह रहा है कि 58 ईस्वी पूर्व, आपको 58 ईस्वी में, 78 ईस्वी में और 78 ईस्वी, सॉरी 78 ईस्वी पूर्व और 78 ईस्वी। देखिए पूर्व और ईस्वी तो समझ में आ रहा होगा,
ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय ईसा पूर्व कहलाता था, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय जो है आपको ईसवी कहलाता था। तो आपको शक युग जो आपको आरंभ हुआ था कब, तो यह आपको आरंभ हुआ था, अभी हमने आपको पीछे बताया शक कैलेंडर, तो शक इस युग जो है आपको आरंभ हुआ था आपको सन 78 ईस्वी में। ठीक है, आप कंफ्यूज मत कर दिएगा, 78 ईसा पूर्व नहीं मार दीजिएगा, तो पूरा गंडगोल हो जाएगा, खरमंडर हो जाएगा। ठीक है, वो क्या मानना है, 78 भी आपको पीछे बताया ना कि 78 ईस्वी में जो है आपको कौन सा कैलेंडर चलाया गया था, तो शक संवत। ठीक है, शक संवत। ठीक है, और 78 ईस्वी में ही जो है आपको शक युग का आरंभ माना जाता है। क्लियर है, यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इसका हो जाएंगे ऑप्शन डी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है। कह रहा है कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर, ठीक किस राजा में बोल रहा है, कुषाण राजाओं में। तभी आपको हमने बताया कि कुषाण में जो है संस्थापक कुजुल कटफिसस, द्वितीय शासक जो है भीम कटफिसस, और सबसे फेमस और शक्तिशाली कौन सा शासक था, अभी आपको बताया। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कौन से शासक थे जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे। कैमे शासक होंगे, तीसरे शासक। ऑप्शन कह रहा है कृतवर्मा, कौटिल्य, कौटिल्य तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं होगा, कृष्णदेव राय या कनिष्क। प्रश्न पूछा आपको रेलवे ग्रुप डी का 5 दिसंबर 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, किस वंश का बोल रहा है, देखिए तो कुषाण वंश का। अभी हमने आपको पीछे बताया कि कुषाण वंश में, ठीक है, कुषाण वंश का जो है संस्थापक कौन होते हैं, अभी हमने आपको पीछे बताया था, तो संस्थापक जो आपको कुजुल कटफिसस थे। ठीक है, कौन था संस्थापक, तो कुजुल कटफिसस। इसी के आसपास ही प्रश्न आपको पूछ सकता है, लेकिन अगर थ्योरी में मैंने तो आपको इससे ज्यादा ही बताया है, अगर बीच बीच से बताएंगे ना तो सीक्वेंस जो है वह फॉलो नहीं हो पाता है। तो कुजुल कटफिसस पहला शासक हो जाएगा, दूसरा शासक कौन हो जाएगा, भीम कटफिसस। ठीक है, भीम कटफिसस। और भीम कटफिसस के बाद जो तीसरे शासक होते हैं यह होते हैं आपको कनिष्क। कौन हो जाएंगे, कनिष्क हो जाएंगे। और कनिष्क जो है वह बहुत ही मशहूर रहता है, और इनके द्वारा जो है बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए जाते हैं, और शक्तिशाली के साथ साथ ये आपको विद्वान भी होते हैं। क्लियर है, तो आपको कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर, और इस कुषाण राजवंश के जो है तीसरे शासक कौन हो जाएंगे, तो कनिष्क हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, कनिष्क हो जाएंगे। द राइट आंसर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर। कौटिल्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, गुरु थे, जिसे हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं या चाणक्य भी कहते हैं। ये तो बहुत पहले का बात है, ठीक है, इसलिए ये होगा ही नहीं। क्लियर है, तो कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर जो शासक थे वह कनिष्क थे, जो कुषाण राजवंश में कैमे शासक होंगे, तो तीसरे शासक होंगे। क्लियर है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि ईसा पूर्व डैश शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। ठीक है, कहाँ पे, भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर। ठीक है, यानी भारत का उत्तर पश्चिम सीमा कौन सा हो जाएगा, तो ये अगर भारत है, चलिए ग्राफ डायग्राम ही बनाते हैं, तो ये अगर भारत है, ये भारत है, तो भारत का डायरेक्शन निकाल लीजिए, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, और ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। तो कह रहा है कि उत्तर और पश्चिम, यानी कि ये वाला एरिया। क्लियर है, तो प्रश्न कह रहा है कि इस कैमे ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने जब भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर क्या किया था, अपना अधिकार प्राप्त किया था। तो ईसा पूर्व पहली शताब्दी के आरंभ में, ठीक है, पहली शताब्दी के आरंभ में, यानी कि लगभग 15 ईस्वी में, ठीक है, कुषाणों ने जो है भारत के उत्तर पश्चिम यानी कि इस वाले क्षेत्रों पर क्या किया था, आक्रमण किया था। चूंकि ये मध्य एशिया से ही आए थे, तो आक्रमण किया था, और आक्रमण करके जो है अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। कुषाण वंश का संस्थापक, अभी हमने आपको बताया कि अधिकार स्थापित करके जो यहाँ पर एक वंश का स्थापना करते हैं, कौन, कुजुल कड़फिसस, जो चीन समुदाय से संबंधित रखता था। ठीक है, ये जो थे वो चीनी समुदाय वाले लोग थे, आपको कुषाण वाले। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक जो है वो कनिष्क होगा, जो 78 ईस्वी में राजा बनता है, और कनिष्क बौद्ध धर्म का जो है वो अनुयायी था। साथ ही साथ इसके शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति जो का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। बस इतना ही, ये यही सब 3-4 पॉइंट जो है आपको
घुमा घुमा करके प्रश्न आपको पूछे जाते रहते हैं। क्लियर है। और इसमें जो आपको जो कनिष्क होंगे, जो सबसे फेमस राजा होते हैं, वो कनिष्क का शासनकाल कब से कब तक था, ठीक है, इसको भी जान ही लीजिए। तो यह था आपको 78 ईस्वी से लेकर के 101 ईस्वी तक। बात समझ में आया, कनिष्क आपको शासनकाल करते हैं, और ये बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो प्रतापी और शक्तिशाली शासक था, और ये अपनी राजधानी जो है वह पुरुषपुर पेशावर को बनाता है। ठीक है, कौन, कनिष्क। तो प्रश्न क्या था कि कैमे करे किस ईसा पूर्व में शताब्दी की शुरुआत में, ईसा पूर्व या शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर अधिकार किया था। ठीक है, तो 15 ईस्वी में, यानी हम कह सकते हैं कैमी शताब्दी हो जाएगी, तो पहली शताब्दी, यानी कि ऑप्शन ए सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में। अगर प्रथम शताब्दी कहेगा तो एक से लेकर के हो जाएगा कहाँ तक, 100 तक। दूसरा शताब्दी कहेगा तो 101 से लेकर के कहाँ तक हो जाएगा, 200 तक। बस में प्रथम शताब्दी। क्लियर है। चलिए, तो उत्तर पश्चिम सीमा पर आक्रमण करेगा, यहाँ पर जो है आपको कुषाण वंश की स्थापना करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि उड़ीसा के उदयगिरी में हाथी गुफा अभिलेख कलिंग के किस राजा ने जो आपको लिखा था। उड़ीसा में उदयगिरी में हाथी गुफा शिलालेख जो है कलिंग के कौन से राजा ने आपको लिखा था हाथी गुफा अभिलेख, जो कि कहाँ है, उड़ीसा के उदयगिरी में। चलिए, उड़ीसा के उदयगिरी में किस राजा ने जो हाथी गुफा शिलालेख को बनवाया या वहाँ पे लिखा है। ऑप्शन कह रहा है खारवेल, दूसरा कह रहा है महेंद्र, तीसरा कह रहा है बिंबिसार, या चौथा कह रहा है अशोक। प्रश्न पूछा गया आपको रेलवे ग्रुप डी का है, 12 दिसंबर 2018 का आपको प्रश्न पूछा हुआ। तो ये हाथी गुफा अभिलेख के बारे में तो आपको हमने बताया था, याद है या भूल गए। देखिए, हाथी गुफा अभिलेख जो है, सबसे पहले आपको हम क्या बोले, क्या, कैसे, क्यों, यही कहाँ, ये सब का प्रश्न का जवाब अगर आपको टॉपिक वाइज पकड़ के चलते हैं तो आपको हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है। तो ये तो प्रश्न में ही दिया हुआ है कि हाथी गुफा अभिलेख जो है वो आपको कहाँ पे पड़ेगा, तो उड़ीसा के, ठीक है, आपको उड़ीसा के उदयगिरी में, उदयगिरी में जो आपको कौन सा अभिलेख है, तो हाथी गुफा अभिलेख है। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख। और ये हाथी गुफा अभिलेख का जो है वह निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण कराएंगे आपको कलिंग के राजा खारवेल। कौन, कलिंग के राजा खारवेल जो है वह क्या करते हैं, आपको हाथी गुफा अभिलेख का निर्माण कराते हैं। ठीक है, और इसमें जो आपको इसे तिथि रहित अभिलेख भी कहा जाता है। इस हाथी गुफा अभिलेख को हाथी गुफा अभिलेख, या इसे जो है तिथि रहित, क्योंकि इसमें जो है कोई तिथि ही नहीं है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, तिथि रहित अभिलेख भी कहा जाता है इसको। तिथि रहित अभिलेख भी इसे कहा जाता है। इसे कलिंग के राजा खारवेल ने बनवाया था। साथ ही साथ यह अभिलेख जो है वह किस भाषा में है। ठीक है, तो यह अभिलेख आपको प्राकृतिक भाषा में, किस भाषा में लिखवाया था, तो प्राकृतिक भाषा में है। क्लियर है। और प्राचीन भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है आपको हाथी गुफा अभिलेख। और हाथी गुफा अभिलेख से जो है आपको अशोक ने जो आपको कलिंग पर आक्रमण किया था, यानी कि कलिंग युद्ध की भी जानकारी आपको इससे मिलती है। ठीक है, कब अशोक ने जो आक्रमण किया था, 261 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसकी जानकारी भी क्या आपको हाथी गुफा अभिलेख से आपको प्राप्त होगी। बात समझ में, कि कलिंग युद्ध मैंने कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने, उस समय कलिंग का राजा जो आपको नंदराज थे। क्लियर है। तो इसकी जानकारी भी हमको किससे मिल रही है, तो हाथी गुफा अभिलेख से मिल रही है। प्रश्न समझ में आया, आंसर समझ में आया। इससे इर्द गिर्द भी आपको जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको भी हमने आपको समझा दिया। तो उड़ीसा के उदयगिरी में हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा किसने बनाया था, तो खारवेल ने बनवाएंगे। कौन, खारवेल। और ये हाथी गुफा अभिलेख को जो है वह तिथि रहित अभिलेख भी कहा जाता है। और इसकी भाषा क्या थी, तो भाषा जो हो जाएगी आपको प्राकृतिक भाषा हो जाएगी। क्लियर है, क्या हो जाएगी, प्राकृतिक भाषा। और इस अभिलेख से जो है आपको कलिंग युद्ध की जानकारी भी हमको क्या होती है, प्राप्त होती है। क्लियर है। द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें
डैश की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यानी कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग जो आपको इलाहाबाद में स्थित था, अभी इलाहाबाद का भी नाम क्या हो गया, प्रयागराज ही हो गया। तो इलाहाबाद में जो स्थित था, तब वह किसके उपलब्धियों के बारे में आपको जानकारी दे रहा है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। अच्छा, ऑप्शन कर रहा है आपको श्रीगुप्त के बारे में, अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में या समुद्रगुप्त के बारे में। यह प्रश्न पूछा गया आपको रेलवे एनटीपीसी स्टेज 2 का प्रश्न है, 17/6/2022 में आपको पूछा हुआ प्रश्न है। अच्छा, यहाँ से जो है आपको ये आपका मरणोत्तर काल जो आपको समाप्त हो गया है। ठीक है, अभी जो है यहाँ पर ये आप मरणोत्तर काल नहीं होगा। ठीक है, कौन सा काल होगा, तो आपको यह गुप्त काल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 प्रश्न था उसका, बाकी जो है हम कुछ प्रश्न जो है गुप्त काल से भी उठा लिए हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न जो होंगे वो किस वंश का होगा, तो आपको गुप्त काल का होगा। चलिए, इसको आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। यहाँ से कौन सा हो जाएगा, गुप्त काल, गुप्त काल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब आपको गुप्त काल को फोकस करना है। तो कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है वह किस राजा के जो है वह उपलब्धियों के बारे में जानकारी आपको देता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि प्रयाग प्रशस्ति, पहले समझना है कि प्रशस्ति अभिलेख क्या होता है। देखिए, प्रशस्ति का अर्थ ही होता है प्रशंसा। प्रशस्ति का अर्थ क्या हो गया, प्रशंसा। यानी कि जिसके प्रशंसा में लिखा गया जो है उसी को हम कहते हैं प्रशस्ति अभिलेख। तो प्रशस्ति अभिलेख लिखने का काम जो है वह राजा के राजकवि करते थे। क्यों करेंगे, तो राजा से जो है वह इनाम पाने के लिए, उपहार पाने के लिए जो है राजा का क्या करेंगे, बड़ाई करेंगे। अभी आप ही सोचिए, आप जिसके अंडर में काम करते हैं, आप अपने बॉस का खूब बड़ाई कीजिए, तो आपका बॉस क्या होता है, बहुत खुश हो जाता है। हो सकता है कि आपको इसके लिए बोनस भी दे या आपको प्रमोशन भी कर दे। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से जो है वो पहले के शासन काल में भी आपको जो दरबारी का जो राज कवि होगा या अन्य कवि भी जो होंगे, वो राजा के प्रशंसा में जो है वह प्रशस्ति जो है आपको लिखवाते थे, ताकि इसे राजा भी मतलब बढ़ा चढ़ा के लिख देता था कि हाँ राजा ये किया वो किया। इसलिए कहा जाता है कि प्रशस्ति में लिखी हुई बातें यह जरूरी नहीं है कि वह 100% क्या हो, सही ही हो। बात समझ में आया? ये तो आपको जब कल्हन के पुस्तक राज तरंगिणी से जो आपको फिर क्लियर होगा। कल्हन के पुस्तक राज तरंगिणी में ऐसा जो लिखा गया है कि राजा का जो नेगेटिव है तो नेगेटिव बात को भी लिखा गया, और राजा का पॉजिटिव बात है तो पॉजिटिव, मान अच्छे बात को लिखा गया अच्छाई की तरह से, और गलत बात को लिखा गया गलत की तरह। ऐसा नहीं कि राजा अगर गलत भी कर रहा है तो उसको भी हम अच्छाई बना दें। ये किया जाता किस में, ये किया जाता आपको प्रशस्ति में। प्रशस्ति का मतलब ये होता है राजा के प्रशंसा में लिखा, कह देगा कि ये राजा जो है वह चांद पर गया था और वहां से जो है वह 10 दिन घूम के आए, ये भी लिख सकता है प्रशस्ति में। प्रशंसा के लिए कुछ भी लिख सकता है। तो प्रशस्ति की बातें जो है वह जरूरी नहीं है कि वह 100% क्या हो, सही ही हो। तो प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद में है, ये किसके उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, यह प्रश्न था। प्रशस्ति आपको समझ में आ गया। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है आपको वह गुप्त वंश के, ठीक है, गुप्त वंश के तीसरे शासक, तीसरे न चौथे, ठीक है, तो गुप्त वंश के जो है शासक समुद्रगुप्त के उपलब्धियों के बारे में आपको जानकारी देता है। किसके बारे में, समुद्र गुप्त के बारे में जो है आपको जानकारी प्रदान करता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था थ्योरी में, चलिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि गुप्त काल का जो है वह संस्थापक कौन होगा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन होगा। तो इसका पहला जो संस्थापक थे उनका नाम था श्रीगुप्त। क्या नाम रहेगा, श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त का ही जो है पुत्र है, उनका नाम रहता है घटोत्कच, घटोत्कच। बात समझ में है? अच्छा, ये श्रीगुप्त और जो आप घटोत्कच जो है, ये राजा के रूप में जो शासन नहीं करते हैं, ये करेंगे आपको सामंत के रूप में, सामंत के रूप में। तो श्रीगुप्त को तो संस्थापक तो बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम वास्तविक संस्थापक हम नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि घटोत्कच के बाद जो है वह चंद्रगुप्त प्रथम ने, कौन से हो जाएंगे, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है वह राजा के रूप में शासन किया। किसके रूप में, राजा के रूप में शासन किया। और राजा के रूप में जो है वह शासन प्रशासन चलाया, मतलब अपने राज्य को चलाया।
इसलिए जो है वास्तविक संस्थापक हम किसे कहते हैं, तो वास्तविक संस्थापक जो है वो आपको चंद्रगुप्त प्रथम को कहेंगे, वास्तविक संस्थापक। बात समझ में आया? तो वास्तविक संस्थापक जो है गुप्त वंश किसे कहा जाता है, तो आपको चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। और यही चंद्रगुप्त प्रथम जो है, इनका विवाद जो है आपको लिच्छवी के राजकुमारी याद है, कुमार देवी के साथ होता है। और कुमार देवी के साथ होगा, किनके साथ, कुमार, इनका विवाह हो जाएगा आपको कुमार देवी के साथ, जो कि कहाँ की रानी रहती है, राजकुमारी होगी, तो लिच्छवी के राजकुमारी। इसलिए जो है ये तब चंद्रगुप्त प्रथम का जो है एक पुत्र होगा, ठीक है, क्या होगा, पुत्र होगा ऐसी राजकुमारी देवी से, तो इसका नाम रहेगा आपको समुद्रगुप्त। बात समझ में आया? और यह समुद्रगुप्त जो है वह गुप्त वंश का सबसे प्रतापी और सबसे शक्तिशाली शासक होता है। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से जो है वह समुद्रगुप्त जो है वह इसकी समुद्रगुप्त के बारे में जितनी जो उपलब्धियां हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो यही उपलब्धियां जो आपको प्रयाग प्रशस्ति में आपको देखने को मिलेंगी। बात समझ में आया? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से, अभिलेख बोलिए या शिलालेख बोलिए। शिला मतलब होता है पत्थर और लेख मतलब लिखना है, पत्थरों पर खोद करके लिखना है, क्या कहलाता है, शिलालेख या अभिलेख कहलाता है। बात समझ में आए? तो समुद्रगुप्त के उपलब्धियों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो यही प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या शिलालेख से प्राप्त होती है, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। बात समझ में आए? और आपको इसके इनके बारे में तो हमने आपको बहुत सारी चीजें बताए थे समुद्रगुप्त के बारे में। अगर आपने हमारा क्लास नहीं देखा तो प्लीज 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 जाकर के पहले क्लास देखिए, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अच्छा, इसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं, तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में आपको प्रयाग प्रशस्ति से क्या मिल रहा है, जानकारी मिल रहा है। साथ ही साथ ये समुद्रगुप्त के आपको समुद्रगुप्त का दरबारी कवि ये भी पूछता है, ठीक है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि का नाम था हरिसेन, क्या नाम रहेगा, हरिसेन नाम रहेगा। दरबारी कवि, किसके दरबारी कवि, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम हरिसेन होता है। और इसमें जो है उन राज्यों का भी वर्णन किया गया है जिस पर समुद्रगुप्त ने जो है विजय प्राप्त किया था, किसमें, प्रयाग प्रशस्ति में। क्लियर है? इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख के रूप में ही जाना जाता है। इस प्रशस्ति का जो है मूल रूप से जो आपको कौशाम्बी में अशोक के स्तंभ पर उकेरा गया, जिसे बाद में जो है वह अकबर के समय जहांगीर इसे इलाहाबाद स्थापित कर देता है, ठीक है। यानी कि ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रयाग प्रशस्ति जो है वह प्रारंभ में इलाहाबाद में नहीं था, इलाहाबाद में जो है इसको लाया गया, ठीक है, इलाहाबाद में लाया गया। तो इलाहाबाद से जो है पहले कहाँ था, ठीक है, तो पहले जो आपको उत्तर प्रदेश में ही आपको कौशाम्बी में था। बात समझ में आया? कौशाम्बी में आपको जहाँ पर स्तंभ अशोक का स्तंभ लेख है, वहीं पर आपको समुद्रगुप्त का जो है आपको प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है उत्कीर्ण कराया गया था, मतलब स्तंभ के समान ही है, जिसे जो है वो अकबर के शासन काल में, ठीक है, कौन उठा के लेकर चला जाएगा, तो जहांगीर। जहांगीर क्या करेगा कि इसे जो है कौशाम्बी से कहाँ शिफ्ट कर देगा, इलाहाबाद शिफ्ट कर देगा। तो अभी जो प्रयाग प्रशस्ति का जो ओरिजिनल पोजीशन जो है वो यूपी के इलाहाबाद में है, लेकिन जब इसे बनवाया गया था तब कहाँ था, तो आपको कौशाम्बी में था। बहुत डीप पूछ सकता है प्रश्न, तो इतना डीप आपको पूछेगा। इस प्रशस्ति का जो आपको भाषा क्या है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा विकास किस वंश में होता है, तो गुप्त काल में। तो भाषा क्या रहेगी इसका, संस्कृत रहेगी, सिंपल सा चीज है, ठीक है। इसमें कुछ याद नहीं करना है, सब आपको कंसेप्ट समझ के आपको मारना पड़ेगा ऑप्शन में। बात समझ में? और इसमें जो है प्रयाग प्रशस्ति में टोटल लाइनें कितनी लिखी हुई है, ये ऐसे ऐसे लाइन जो है वह टोटल 33 पंक्ति लिखी हुई है। कितने पंक्तियां लिखी गई है, 33 पंक्तियां लिखी गई है। बात समझ में आया? ठीक है, इसके बारे में और बहुत ज्यादा डीप है, जाएंगे तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। तो चलिए इतना कुछ जो आपको हमने समझा दिया। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है वह किसके उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा है, तो समुद्रगुप्त के उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। क्लियर है? यह समुद्रगुप्त जो है भारत के टोटल उत्तर भारत के 9 राज्यों को हरा करके जो है वह क्या करता है, और अपना शासन कर लेगा, अपने अधिकार में ले लेगा। साथ ही साथ दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जो है वह अधिकार करके अपने राज्य में मिलाता नहीं, बल्कि वह टैक्स का पैसा वसूल करता है। और ऐसा कहा गया है पुराण में कि समुद्रगुप्त का घोड़ा जो है वह क्या करता है,
मतलब 3 समुद्र का पानी पीता है। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि पूरा दक्षिण भारत जो है समुद्रगुप्त के सामने क्या था, नतमस्तक था। क्लियर। बहुत सारा ऐसा डीप इसमें पॉइंट है। अगर इन सभी चीजों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा थ्योरी क्लास आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था। चलिए, हर्षवर्धन, देखिए हर्षवर्धन जो है किस वंश से संबंधित है, पुष्यभूति वंश, चालुक्य वंश, मौर्य वंश या गुप्त वंश। प्रश्न पूछा आपको रेलवे एनटीपीसी स्टेज 2 में। देखिए ये आपको वर्धन वंश के बारे में आपको बताया था हमने। ठीक है, देखिए होता क्या है कि गुप्त वंश का जो है जब पतन होगा, यानी गुप्त वंश का जब शासक होगा अंतिम शासक, क्रम आपको मैंने थ्योरी में बताया है। अंतिम शासक जब आपका जब विष्णुगुप्त होंगे, ठीक है, विष्णुगुप्त जो होंगे तब जो आपको हून का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होगा, हून का। हून कहाँ के रहने वाले हैं, आपको फारस के रहने वाले। ठीक है, जब हून का आक्रमण होता है तो गुप्त वंश जो है विष्णुगुप्त को मार देगा, समाप्त कर देगा। तब जो है वह गुप्त वंश जो है वह छोटे छोटे किसमें बढ़ जाएंगे, तो सामंतों के रूप में बढ़ जाएंगे। किसमें, सामंतों के रूप में। और इन सामंतों में जो है वह सबसे जो महत्वपूर्ण सामंत होते हैं उनका नाम होता है पुष्यभूति। क्या नाम हो जाएगा, तो पुष्यभूति नाम होगा। और यही पुष्यभूति जो है वह आगे चल करके, ठीक है, एक वंश का स्थापना करेंगे। ये आपको सामंत है, ठीक है, और यही एक वंश का स्थापना करेंगे और उस वंश का नाम रहेगा पुष्यभूति वंश। कौन सा वंश, पुष्यभूति वंश। और पुष्यभूति वंश का जो है, इसे हम पुष्यभूति वंश कह सकते हैं या इसी को जो है वर्धन वंश भी कहा जाता है। क्लियर है, कौन सा वंश, वर्धन वंश। तो आपको पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का जो है संस्थापक कौन हो गया, तो आपको पुष्यभूति हो गया, जो कि किसका सामंत था, तो गुप्त वंश का सामंत था। तो पुष्यभूति के बाद जो अगला शासक बनेगा, ठीक है, अगला शासक जो बनता है पुष्यभूति वंश के बाद, माने पुष्यभूति के बाद जो अगला शासक बनेगा उनका नाम रहता है प्रभाकर वर्धन। क्या नाम रहेगा, प्रभाकर वर्धन नाम रहेगा। ठीक है, प्रभाकर वर्धन जो है यह इस यानी कि वर्धन वंश का जो है सबसे शक्तिशाली शासक होगा। इस प्रभाकर वर्धन का जो है वह 3 क्या रहता है, संतान होगा। 3 संतान में जो है पहला संतान का नाम रहेगा आपको राजवर्धन। क्या रहेगा, राजवर्धन। दूसरा संतान का नाम होगा हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। और इसकी एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है राजश्री। क्या नाम होता है, राजश्री। तो ये राजश्री का विवाह जो फिर आपको किया जाता है कन्नौज के राजा ग्रीव वर्मन के साथ। ठीक है, ये फिर बहुत डीप हो जाएगा। चलिए एक हम ऐसे बता देते हैं, बाकी लिखते नहीं है ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। तो राजश्री का विवाह जो आपको कन्नौज के राजा ग्रीव वर्मन से होता है। और कन्नौज के राजा ग्रीव वर्मन को, ठीक है, ग्रीव वर्मन को मालवा के शासक देवगुप्त क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं। तो ग्रीव वर्मन मर गया। कौन मारा इसको, तो देवगुप्त मारता है। और देवगुप्त कहाँ का शासक है, मालवा का। तो इससे जो है इसका बड़का भैया जो है गुस्सिया जाता है और राजवर्धन जो है वो क्या करेगा, फिर देवगुप्त को मार देगा। बात समझ आया। तो ग्रीव वर्मन मर गया, देवगुप्त मर गया, और ये देवगुप्त जो है वह राजश्री को भी नहीं छोड़ता है, इसको मारने लगता है। तो राजश्री जो जंगलों में भाग जाती है। फिर राजवर्धन जो है वो देवगुप्त को मार देगा। अभी जो है राजवर्धन को, ठीक है, राजवर्धन को जो है वह गौड़ यानी बंगाल के शासक शशांक मार देते हैं। बात समझे, कौन मार देगा, शशांक। और शशांक को जो है वह कौन, ये भी मर गया। और शशांक को जो है वह मार देगा हर्षवर्धन। यानी अभी बचा कौन, तो बच गया एक हर्षवर्धन बच जाता है और एक राजश्री बच जाती है। और ये राजश्री कहाँ है, अभी जंगलों में, ठीक है, जंगल में। तो हर्षवर्धन के सामने अभी 2 चुनौती हो जाएगा, एक तो अपनी बहन को खोजना और साथ ही साथ राज्य को चलाना। बात समझ में आए? तो इस प्रकार से जो फिर आपको अपनी बहन को भी ढूंढ लेता है। और हर्षवर्धन जो है वह कभी राजा के रूप में शासन नहीं करता, बल्कि अपनी बहन राजश्री के नेतृत्व में ही अपना शासन प्रशासन चलाता है। और ऐसा माना जाता है कि आपको हर्षवर्धन जब अंतिम हिंदू सम्राट थे। और हर्षवर्धन के मतलब कि मृत्यु के बाद जो है एक कह सकते हैं कि युग परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि इसके बाद जो है मुस्लिम आक्रमणकारी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना जो आपको इंपॉर्टेंट चीज था जो आप हमने रिवाइज करा दिया। अगर इससे और आपका डीप जानना चाह रहे हैं तो आप हमारा थ्योरी क्लास आप देख सकते हैं, उसमें और हमने डिटेल समझाया है।
तो हर्षवर्धन जो निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है, तो आपको ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, पुष्यभूति वंश, और इसी को हम कहीं पे वर्धन वंश भी बोल सकते हैं। बात समझ में आया, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए थोड़ा सा स्पीड लेके चलते हैं, और कितना क्वेश्चन है आज का। अच्छा, अगला प्रश्न कह रहा है कि रवि कृति का एहोल शिलालेख, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय की डैश पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। मतलब कह रहा है कि रवि कृति जो है एक शिलालेख का निर्माण करते हैं जिनका नाम होता है एहोल शिलालेख, और एहोल शिलालेख में जो है पुलकेशिन द्वितीय ने जो है वह किसी को युद्ध में हरा देता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि किस पर विजय प्राप्त करता है, और उसका वर्णन आपको एहोल शिलालेख में दिया गया है। तो कृति वर्मन प्रथम को हराता है, खारवेल को हराता है, समुद्रगुप्त को हराता है, या आपको हर्ष को हराता है। हर्ष मतलब हर्षवर्धन। समझा, यह प्रश्न पूछा गया आपको रेलवे एनटीपीसी 17/6/2022 के बारे में। तो आपको इसमें एहोल शिलालेख के बारे में आप जानेंगे, ठीक है, तभी आप बना सकते हैं। और ये आपको मैंने थ्योरी क्लास में भी आपको बताया था, ठीक है, कि एहोल शिलालेख जो है सबसे पहले, चलिए यहाँ पे एक थोड़ा सा डिटेल लिख देते हैं कि एहोल शिलालेख जो है सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया, ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया। तो यह तो प्रश्न में ही दिया हुआ है कि एहोल शिलालेख जो है आपको किसके द्वारा बनाया गया, रवि कृति के द्वारा। और यह जब रवि कृति के द्वारा बनाया गया है, तो ये इसमें ये राज का भी है, किसका राज का भी, तो पुलकेशिन द्वितीय के विजय के बारे में चर्चा है। तो पुलकेशिन द्वितीय का ही क्या हो जाएगा, राज का भी। अभी पुलकेशिन द्वितीय जो है ये किस वंश का शासक है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो ये जब हम आगे पढ़ेंगे संगम काल, ठीक है, उसके में आपको ये पुलकेशिन द्वितीय आपको आएगा, ठीक है। आपको चेर, चोल और पांड्य जब हम पढ़ाएंगे, ठीक है, तो वहां पर आएंगे आपको पुलकेशिन द्वितीय, जो हमने आपको अभी नहीं पढ़ाया, थ्योरी में भी आपको नहीं बताया। तो चलिए यहाँ पर हमको थोड़ा सा बता देते हैं कि आपका एहोल शिलालेख जो है आपको किसके द्वारा बनाया गया, रवि कृति के द्वारा। और रवि कृति जो है किसके दरबारी का भी है, तो पुलकेशिन द्वितीय का। और यही पुलकेशिन द्वितीय जो है वो मतलब वर्धन वंश के अंतिम शासक, ठीक है, वर्धन वंश के शासक जो है वह हर्षवर्धन की क्या कर देते हैं, हत्या कर देंगे, ठीक है, एहोल हत्या कर देंगे। कौन हत्या कर देगा, तो ये आपको पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय जो है वह वर्धन वंश के अंतिम शासक हर्षवर्धन की हत्या कर देंगे, यानी कि इसमें युद्ध में जो है यह पुलकेशिन द्वितीय विजय हो जाएगा और हर्षवर्धन क्या हो जाएगा, पराजय हो जाएगा। तो इसी चीज की जानकारी आपको कहाँ मिलती है, तो आपको एहोल शिलालेख में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। प्रश्न में वही चीज पूछ रहा है कि रवि कृति ने एहोल शिलालेख बनवाया, उसे पुलकेशिन द्वितीय ने जो है किस पर विजय के बारे में विस्तार का वर्णन किया गया है, तो किसके द्वारा हो जाएगा, तो आपको हर्षवर्धन पर विजय को, मतलब हर्षवर्धन को जो है युद्ध में हराया था, उसी का वर्णन आपको इसमें आपको देखने को मिलेगा। और ये एहोल शिलालेख, अभी ये प्रश्न आ गया कि कहाँ है, ठीक है, तो ये आपको कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है, कर्नाटक, दक्षिण भारत के कर्नाटक में आपको स्थित है, ठीक है। और ये रवि कृति जो है ना, ये एक जैन कवि है। कौन से कवि हैं, तो जैन कवि, ठीक है, इन्हीं के द्वारा बनाया गया था एहोल शिलालेख। क्लियर है, द राइट आंसर टू द क्वेश्चन कहा जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 12, लास्ट है या और है, चलिए 13 भी है, फिर उसके बाद एक आ गया। चलिए यानी कि 2 प्रश्न और है, चलिए जल्दी खत्म करते हैं। कारण निम्न में से कौन से हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था, तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि किसके शासन काल में जो है विदेशी यात्री भारत आए थे, ठीक है। यह प्रश्न आपको रेलवे एनटीपीसी स्टेज 2 का है, 17/6/2022 का प्रश्न, और ऐसा प्रश्न जो है काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि हर्षवर्धन के शासन काल में कौन आया था विदेशी यात्री, तो कह रहा है जुआन जांग, जिसे हम हेन सांग कहते हैं, ठीक। और ये हेन सांग कहाँ से आया था, तो यह आया था आपको चीन से। यह फैयान आया था, ये भी आपको चीन से आया था। इब्न बतूता, ठीक है, या अबू अब्दुल्ला मुहम्मद इब्न बतूता, पूरा नाम था इसका अबू अब्दुल्ला मुहम्मद बिन बतूता। तो इब्न बतूता जो किसके शासन काल में भारत आया, फैयान किसके शासन काल में भारत आया, मार्को पोलो किसके शासन काल में भारत आया था, ठीक है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि हर्षवर्धन के शासन काल में जो है कौन भारत है, यानी चारों में से कौन आया था, वही आपको बताना है। बताइए व्हाट्स वुड बी द राइट आंसर।
ठीक है, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? देखिए, हर्षवर्धन के शासन काल में जो है, ठीक है, आपको हिन सांग जो है वो भारत आते हैं। किसके शासन काल में? हर्षवर्धन के शासन काल में। ठीक है, और आपको हिन सांग को जो है वो जुआन जांग भी नाम होता है, और ये कहाँ से आते हैं? चीन से आते हैं। बात समझ आए? यानी कि हर्षवर्धन के यानी वर्धन वंश के शासन काल में क्या आते हैं? हेन सांग जो आपको भारत की यात्रा करते हैं। बात समझ आए? फाइयान जो है, चलिए ये हो गया, आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आया? क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। बाकी जो ऑप्शन है, चलो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि अगर एग्जाम में पूछ दिया तो बना पाए। फाइयान जो है वह किसके शासन काल में भारत आएगा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। ठीक है, ये चंद्रगुप्त प्रथम नहीं है, चंद्रगुप्त द्वितीय। इब्न बतूता जो आते हैं वो आपको मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, तुगलक वंश के समय में आता है, जो हमने अभी नहीं पढ़ा, फिर भी इसको ध्यान में रखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता भारत आता है, जो कि विदेशी यात्री है। मार्को पोलो जो है, ठीक है, मार्को पोलो जो है वह मारबर्मन कुलशेखर के शासन काल में भारत आता है। ठीक है, ये तो छोटा मोटा राजा है, इसके बारे में चर्चा बहुत कम ही मिलता है। ठीक है, मारबर्मन कुलशेखर, कुलशेखर के शासन काल में भारत आता है। ठीक है, यानी कि हेनसांग जो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आएगा। फैयान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल में भारत आता है। इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आता है। और मार्को पोलो जो है मारबर्मन कुलशेखर के शासन काल में भारत आता है। इसके अलावा जो है एक और जो आपको फेमस नाम है, जिनका नाम होता है अल बरूनी, ये आपने सुना होगा, अल बरूनी, इत सिंह, ये सभी। तो अल बरूनी जो है ये किसके शासन काल में भारत आएंगे? तो आपको मोहम्मद गजनबी के शासन काल में, मोहम्मद गजनबी, ये अब हम सल्तनत काल पढ़ेंगे तब वहां पर हम देखेंगे। तो मोहम्मद गजनबी के शासन काल में भारत आया था, अल बरूनी आते हैं आपको भारत। बात समझ में आया? यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज हर्षवर्धन का शासन काल में आपको हिंसांग आए थे। बाकी आपको अगर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो भी आप बना पाइएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में जो है वो बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऑप्शन क्या कर रहा है? चरक। बीज गणित मतलब ये मैथ वाला बात है, मैथमेटिक्स यानी कि गणित के बारे में बात हो रहा है। तो उसे महत्वपूर्ण जो है आपको क्या दिया है? योगदान दिया। तो चरक, ब्रह्मगुप्त, बारामिहिर या आर्यभट्ट। ऑप्शन यह एग्जाम में आया है, रेलवे एनटीपीसी 7 अप्रैल 2021 का प्रश्न आपको आया हुआ है। तो उस महान व्यक्ति का नाम बताना है जो कि भारत में आपको गणित के क्षेत्र में जो है आपको बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो चरक, ब्रह्मगुप्त, बारामिहिर या आर्यभट्ट। ठीक है, तो ये इसका तो हम आंख बंद करके भी इसको हम बना सकते हैं कि आर्यभट्ट जो है ये क्या है? तो ये आपको प्राचीन भारत का जो है एक महान, ठीक है, गणितज्ञ थे। क्या थे? गणितज्ञ थे। गणितज्ञ के साथ साथ जो है आपको ये ज्योतिषीविद भी थे, यानी कि ज्योतिषी के बारे में भी आप जानते थे। ये बात समझ में आए? तो ज्योतिषीविद और गणित थे प्राचीन भारत के। इन्होंने जो है बीज गणित के क्षेत्र में यानी कि अलजेब्रा के क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आर्यभट्ट का जन्म जो है वो आपको पटना के कुसुमपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पटना के कुसुमपुर में, यानी मगध के ही रहने वाले थे, नहीं बिहार के। पटना के कुसुमपुर, कुसुमपुर याद है कहाँ पे है? उसमें हमने आपको बताया था, पटना के कुसुमपुर। कुसुमपुर जो हो गया आपको सोन नदी और गंगा नदी के बीच संगम के पास में आपको यह कुसुमपुर जगह का नाम है। ठीक है, तो पटना, इसका जन्म जो है वह पटना के कुसुमपुर में हुआ था। तो आर्यभट्ट जो है वह गणित के क्षेत्र में जो है काफी महत्वपूर्ण योगदान भारत के लिए दिए थे। अच्छा, इसके अलावा भी जो चरक, बारामिहिर, ये भी सब तो भारतीय ही हैं। ठीक है, तो ये किस मतलब चीज से संबंधित है उसको देख लेते हैं। तो ये चरक जो है यह महर्षि और आयुर्वेद आयुर्वेद के बारे में जानते थे। ये आपको चरक क्या था? महर्षि थे, साथ ही साथ जो आपको ये आयुर्वेद भी थे।
आयुर्वेद के बारे में जानते थे, यानी आयुर्वेद विशारद थे। ठीक है, आयुर्वेद विशारद। ठीक है, बारह मिहिर। ठीक, बारह मिहिर जो है ये भी भारतीय गणितज्ञ थे, भारतीय गणितज्ञ। और ये आपको आर्यभट्ट हो ही गया। ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त भी जो है आपको यह गणितज्ञ थे, भारतीय गणितज्ञ थे। लेकिन ये सभी जो है बीज गणित के क्षेत्र में नहीं दिया था। बीज गणित मैंने अलजेब्रा के क्षेत्र में जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन दिए हैं, तो आपको आर्यभट्ट दिए। बात समझ में आया? तो ये आपको आज का क्लास जो है वह समाप्त होता है, और आशा करता हूं कि आपको जो है ये क्लास समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको यह क्लास भी थोड़ा बहुत भी इम्पोर्टेंट लगता है तो प्लीज़ 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 चैनल को क्या करना है, सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने के लिए क्या करना होगा, तो आपको जो है क्लास को जो है आपको दोस्तों के साथ शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। दोस्तों को ही बोलना है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का जो है बटन आपको घंटी बजा देना है, ताकि आपको जो भी हम मेरा क्लास आए आपको उसी समय पर क्लास जो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और सरकारी नौकरी का सपना पूरा कीजिए। और अगर आपने हमारा इसका थ्योरी का क्लास आपने नहीं देखा तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें हिस्ट्री का जो आपको थ्योरी जो है पूरा डिटेल मिल जाएगा। हिस्ट्री यानी जीके जीएस के साथ साथ हमारा जो है मैथ का क्लास भी चल रहा है, आपका साइंस का भी क्लास चल रहा है, और स्पीडी जीके जीएस का भी क्लास चल रहा है। आज के साथ साथ रीजनिंग क्लास भी बहुत जल्द आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।